मुज़ाकरात तो इमरान खान साहब कहते हैं करने चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हुकूमत ये बताए कि उसके बाद इख्तियारात हैं, क्या वो इमरान खान साहब की मुलाकात भी करवा सकते हैं मुज़ाकराती टीम से? तो वो नहीं करवा सकते, उनके पास तो इख्तियारात ही नहीं है। जब उनके पास इख्तियारात नहीं है तो मुज़ाकरात क्या करवाएंगे? इसीलिए इमरान खान साहब कहते हैं जिनके पास इख्तियार है मुज़ाकरात उनसे करो, बात उनसे करो। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल को बुलाया, उनसे बात की, उन्हें पता था बाकी सारे अर्दली है, इस आदमी के पास इख्तियार है, इसको बुला लो, बात करते हैं इससे। इसी तरह इमरान खान भी यही कहता है कि भाई जिस आदमी के पास इख्तियार है, जिसके पास सारा कंट्रोल है, उसको बुलाओ, बिठाओ, उसके साथ बात करो कि भाई क्या करना है, अब मुल्क को कैसे आगे लेकर चलना है। बेड़ा गर्क हो गया हर चीज का, और बेड़ा गर्क कैसे हुआ है मैं आपको बाद में बताता हूं। ये लफ्ज आप याद रखिएगा कि बेड़ा गर्क हो गया, मैंने आपसे कहा। आगे आप ये देखें कि तहरीक इंसाफ तहरीक चलाने के लिए जो आपको ग्राउंड पे चीजें चाहिए होती हैं वो सारी मुकम्मल है। इस वक्त बदतरीन महंगाई है, खौफनाक बजट हुकूमत ने पेश किया है IMF का दिया हुआ, जिसने लोगों की कमर तोड़ दी है। अमीर आदमी के लिए आसानियां पैदा की जा रही हैं, गरीब आदमी जिनकी तादाद बहुत ज्यादा है उनके लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। पाकिस्तान तकरीबन आधे पाकिस्तानी इस वक्त गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। किसान मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, बेरोजगारी अपने उरूज पे है, 6% वाली बेरोजगारी 22% पे पहुंच गई है। मईशत तबाही के दहाने पर खड़ी है, बल्कि तबाह हो चुकी है। बैड गवर्नेंस पाकिस्तान में अपनी जगह पे है। हुकूमत की मकबूलियत इतनी जमीन बोस हो गई है कि अब ये लैट्रिनों के ऊपर और हर चीज के ऊपर अपना नाम लिखवाते हैं, अपनी शक्ल छपवाते हैं। अपोजिशन जो है वो इस वक्त मकबूल है, इमरान खान साहब की मकबूलियत का तोती बोलता है। ये फौज ने सर्वे करवाया अली अमीन के मुताबिक, उसमें इमरान खान साहब की मकबूलियत 88% आई है। अब बस एक मोमेंटम बनाने की जरूरत है। ये सारे लोग छिड़े हुए हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत इस हुकूमत से खाइफ हैं। इन लोगों के अंदर एक मोमेंटम बनाने की जरूरत है तहरीक का, और फिर ये तहरीक खड़ी हो जाएगी। और इस दफा तहरीक ऐसी नहीं है कि सबने जाना है इस्लामाबाद की तरफ। आप सारे इस्लामाबाद की तरफ जाते हैं, रस्ते में 50,000 पुलिस वाले इस्तेमाल होते हैं तो वो रोक लेते हैं। अब अपने अपने शहरों में, अपने अपने इलाकों में, अपनी अपनी जगहों पे अगर मुल्क को बंद किया जाएगा तो बड़ी मुसीबत बन जाएगी इस हुकूमत के लिए। अच्छा, इस मोमेंटम को बनने से पहले तोड़ना एक वजह और भी है कि जरूरी है। देखिए 29 नवंबर 2025 को आर्मी चीफ के 3 साल मुकम्मल हो रहे हैं। असूलन इस तारीख को एक आर्मी चीफ रिटायर हो जाता है, लेकिन इन्होंने 2 साल की एक्सटेंशन ली हुई है। तो आर्मी चीफ चाहेंगे कि 29 नवंबर 2025 तक की तारीख जो है वो पुरसकून अंदाज में गुजर जाए। इस डेट से पहले मुल्क में कोई एहतजाजी तहरीक या कोई ऐसी अनइवन चीजें ना हो जिनकी वजह से ये मामला छिड़ जाए। लिहाजा वो ये चाहेंगे कि बिल्कुल पुरसकून अंदाज में 29 नवंबर 2025 का दिन गुजर जाए, और उसके बाद वो 2 साल के लिए दोबारा उनकी एक्सटेंशन हो जाएगी। तो इस सूरत हाल में जो है वो फिर बाद में तहरीक चलती है तो देखेंगे क्या होगा, लेकिन वो चाहेंगे कि ये वक्त गुजर जाए, और इसके लिए कोशिश अब की जा रही है। और कभी मुज़ाकरात, कभी बैकडोर चैनल, कभी ये वाली कहानी, कभी ट्रक की बत्ती। तो ये सारी ट्रक की बत्तियां इससे पहले भी हमने ऐसी बहुत देखी हैं। इमरान खान साहब को तो बहुत दफा ऑप्शन दिए गए, यानी अब उन्हें क्या ऑप्शन दिया जाएगा। आमिर डोगर साहब ने जो इंकशाफ किया था वो ये देखें आप। आमिर डोगर साहब हैं, ये हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में इंकशाफ कर रहे थे कि इमरान खान को जिस दिन गिरफ्तार किया गया उससे एक दिन पहले इमरान खान के पास कुछ लोग भेजे गए थे कि आपको सुबह गिरफ्तार कर दिया जाएगा, अगर आप मुल्क से जाना चाहते हैं तो लाहौर एयरपोर्ट पर जहाज खड़ा है, आप दुनिया में जहां जाना चाहते हैं जा सकते हैं। मगर इमरान खान ने बैरून मुल्क जाने से इनकार कर दिया। आमिर डोगर कहते हैं कि इमरान खान को बार बार मुल्क से बाहर जाने का कहा गया, जब वो जेल में चले गए तब भी उन्हें मुल्क से बाहर जाने का कहा गया। उन्हें यह भी कहा गया कि आप हाउस अरेस्ट हो जाएं, लेकिन इमरान खान साहब ने किसी किस्म की डील नहीं ली। उन्हें 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले और 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद भी बार बार डील देने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने डील नहीं ली। एक आदमी जिसने उस मुश्किल वक्त में डील नहीं की, क्या वो इस वक्त डील करेगा जब हुकूमत बुरी तरह फंसी हुई है? मुझे नहीं लगता कि इमरान खान कोई डील करने जा रहा है। पाकिस्तान के लिए वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं कि भाई बेड़ा गर्क हो गया मुल्क का, अब निकलो बीच में से, आओ मैं तुम्हें रास्ता बना कर दूं, तुम निकल जाओ। और इसके लिए अगर नवाज शरीफ से भी बात करनी पड़े तो कोई घाटे का सौदा नहीं है। एक दफा फौज को सियासत से निकाल दें तो पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। नाजरीन, मैं आपको कह रहा था ना कि तबाही फेर दी है, अब वो चीज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि किन चीजों को मैं ये कह रहा था कि बुरी तरह पाकिस्तान में तबाही फेरी गई है। कौन से बड़े बड़े जो है वो कंपनियां हैं जो पाकिस्तान को छोड़कर चली गई, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान में बंद करके अपने दफ्तर जा रही है। 25 साल से वो यहां काम कर रहे थे, अब वो छोड़कर पाकिस्तान को जा रहे हैं। तो ये तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा नेगेटिव है, बहुत बड़ी तादाद में लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इसमें रिजवान गलज़ई साहब ने बड़ा अच्छा काम किया, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है, उसमें चंद उन बड़ी कंपनियों के नाम बताए हैं जो पाकिस्तान से अपना कारोबार बंद करके चले गए। शेल कंपनी अपने 77.42% जो शेयर्स है वो बेचकर जून 2023 में चली गई।
पार्को पेट्रोलियम कंपनी अपने 50% शेयर बेचकर पाकिस्तान से चली गई। 2023 दिसंबर में टेलीनॉर पाकिस्तान भी बंद हो गया, चला गया पाकिस्तान से। उबर कंपनी, यानी वो किसी और को बेचकर चले गए, उबर कंपनी वो भी बंद हो गई। और उनकी एक और कंपनी है क्रीम, वो भी बंद होने का उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो भी बंद हो जाएगी। 1-2 माह पहले उन्होंने ऐलान किया था। प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी वो भी बंद हो गई, वो बेचकर चले गए। सीमेंट्स कंपनी वो भी बेचकर चले गए। यानी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो पाकिस्तान छोड़कर जा रही हैं। मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियां वो भी पाकिस्तान छोड़कर जा रही हैं। जो कंपनियां पाकिस्तान में आना चाहती थी वो अब कानों को हाथ लगा रही हैं कि जी हम नहीं आ रहे। इससे पहले डॉक्टर आरफ अलवी भी अपने ट्वीट में बता चुके हैं कि उन्हें माइक्रोसॉफ्ट के जो हेड हैं, जो मालिक हैं बिल गेट्स, उन्होंने क्या कहा था। अमेजॉन भी पाकिस्तान आते आते रह गया। यानी अमेजॉन पाकिस्तान में आ रहा था, लेकिन इमरान खान साहब का दौर जब खत्म हुआ उसके बाद एक मायूसी फैल गई और फिर जो कारोबार के साथ हुआ, अमेजॉन भी अब पाकिस्तान नहीं हारा। ये सारी तबाही नादरीन पाकिस्तान के अंदर फेरी गई है और ये गुज़िश्ता 3 सालों में फेरी गई है। शब्बर जैदी साहब का एक बयान बड़ा जबरदस्त तरीके से गर्दिश कर रहा है। वो बयान मैं आपके सामने रखता हूं और बहुत सारे लोगों ने इसको ट्वीट किया। साबिर शाकिर साहब के ट्विटर से मैं पढ़ के सुना दूं और बहुत सारे लोगों ने इसको ट्वीट किया है। उन्होंने कहा, मैंने इमरान खान और जनरल बाजवा को कहा कि ये हमारे अपने इदारे एफबीआर में बहुत से लोग करप्शन में मुलव्वस हैं। तो इमरान खान ने फौरन मुझे कहा कि इन सबको निकाल दो, लेकिन बाजवा ने मुझे निकाल दिया। ये जनाब प्रायोरिटीज हैं, इस तरीके से मुल्क चलाया जा रहा है। तो फौज को सिर्फ अपना काम करना चाहिए, सियासत में और एडमिनिस्ट्रेशन में और मुल्क चलाने में किसी किस्म की मुदाखलत कभी भी नहीं करनी चाहिए। अटक जेल से नाजरीन कुछ और कैदियों को छोड़ा गया है। ये 19 कैदी हैं जो अब रिहा हुए हैं 7 महीने के बाद। ये 26 नवंबर के मुकदमात में इन्हें गिरफ्तार किया गया था। जब ये कैदी रिहा हुए तो वहां कैमरामैन मौजूद थे। उन्होंने जब इनकी वीडियोस बनाई तो ये तमाम कैदी इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। इन तमाम कैदियों ने कहा कि हम दोबारा निकलेंगे और इमरान खान को रिहा करवाएंगे। यानी जितने लोगों को इस निजाम ने गिरफ्तार किया, अब तक लगभग 20,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं ओवरऑल। नादरीन, मुज़ाकरात ईरान और अमेरिका के बीच में अभी तक शुरू नहीं हो पाए। आज मंगल का दिन शुरू हो गया है। पहले ये कहा गया कि वीकेंड पे मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे, फिर कहा गया जी सोमवार को हो जाएंगे। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि मंगल वाले दिन जो है वो उनकी टीम पहुंच जाएगी पाकिस्तान में और ईरान के साथ मुज़ाकरात होंगे। एक तरफ अमेरिका का मौक़िफ़ है जो बार बार बदल रहा है और उसके रीजंस भी हैं। पहले आप देख लें, डोनाल्ड ट्रंप ने जो लेटेस्ट बयान दिया है वो ये है कि डेमोक्रेट्स ईरान के हवाले से हमारी इस वक्त की इंतहाई मजबूत पोजीशन को नुकसान पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इस हकीकत के बावजूद कि पहली जंग अजीम 4 साल 3 माह और 14 दिन जारी रही, दूसरी जंग अजीम 6 साल 1 दिन तक चली। अब ये जंगों का हवाला डोनाल्ड ट्रंप इसलिए दे रहे हैं ताकि वो अपने नुकसान को कम करके साबित करें कि देखें ना, जंग अजीम तो इतनी लंबी चलती हैं, लड़ाइयाँ बहुत लंबी चलती हैं, हमने तो बहुत मुख्तसर लड़ाई की है। इससे पहले वो अफगानिस्तान के अंदर लड़ाई या इराक के अंदर लड़ाई, इन चीजों के हवाले भी दे चुके हैं। उन्होंने कहा जी 6 हफ्तों का मैंने वादा किया था, हमने काफी कामयाबियां हासिल की हैं। मैंने फेक न्यूज में पढ़ा कि मुआहदा करने के लिए मैं दबाव में हूं। मैं बिल्कुल दबाव में नहीं हूं और ये सारा कुछ बहुत जल्दी हो जाएगा। वक्त मेरा दुश्मन नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप कहता है जी कि जो मुआहदा मैं करना चाहता हूं ईरान के साथ वो जल्द हो जाएगा, मगर जल्दबाजी में कोई बुरी डील नहीं करूंगा मैं ईरान के साथ। ईरान की बहरी नाकाबंदी बरकरार रखने का ऐलान किया और बताया कि जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर इस्लामाबाद में आज जाएंगे। अब मंगल का दिन है, जेडी वेंस कहां पे हैं उनके बारे में खबर आती है अमेरिका से और खबर ये बताती है कि जेडी वेंस का तैयारा भी तैयार है और वो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि किस वक्त तेहरान की जानिब से इशारा मिले और ईरान के इशारे के बाद वो रवाना हो जाए पाकिस्तान इस्लामाबाद की जानिब और जाकर मुज़ाकरात का हिस्सा बन जाए। तो जेडी वेंस आखिरी खबरें आने तक, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी तक जो इतलात मैंने देखी हैं, उन्होंने अपना ट्रैवल शुरू नहीं किया और वो इंतजार कर रहे हैं ईरान का। अब ये हालात पैदा हो गए कि अमेरिका मुज़ाकरात के लिए जल्दी कर रहा है, वो मुज़ाकरात की टेबल पे बैठना चाहता है। ईरान को कोई जल्दी नहीं है मुज़ाकरात की टेबल पे आने के लिए। ईरान की जानिब से लगातार जो बयानात आ रहे हैं वो भी ऐसे ही हैं। अगर आप बाकर कालिबाफ का बयान देखें तो उन्होंने जो हालिया स्टेटमेंट दिया या जो इराकची ने हालिया स्टेटमेंट दिया या ईरानी सदर ने, वो सारे मिलते जुलते हैं। पहले ईरानी सदर को देखते हैं। ईरानी सदर ने कहा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के मुमकिना दूसरे दौर से कबल ईरानी सदर ने यह कहा कि ईरान कभी ताकत के आगे सर नहीं झुकाएगा, ईरानी कभी नहीं झुकेंगे। उन्होंने कहा कि ईरान में अमरीकी हुकूमत के हवाले से गहरा तारीखी अदम एतमाद पाया जाता है जो अभी भी मौजूद है, हम उन पर भरोसा नहीं कर सकते। ईरानी सदर ने कहा कि बामानी मुज़ाकरात की बुनियाद वादों की पासदारी पर कायम होती है। अगर आप वादे तोड़ेंगे
जंग बंदी के वादों की खिलाफ वर्जी करेंगे और धोखा देंगे तो फिर बामानी मुज़ाकरात नहीं हो सकेंगे। अमरीकी हुकाम की जानिब से गैर तामीरी और मुतजाद इशारे एक तलक पैगाम देते हैं। वो ईरान के हथियार डालने के ख्वाहिशमंद है कि ईरान अपने हथियार फेंक दे। इराकची ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, जो वजीर खारजा है अब्बास इराकची। उन्होंने कहा कि इसहाक डार साहब के साथ भी उन्होंने टेलीफोनिक बात की है, उनके स्टेटमेंट्स वैसे भी आ रहे हैं कि ईरान अमेरिका के हवाले से तमाम पहलुओं का जायजा लेकर आइंदा के लाएअमल का फैसला करेगा। और ईरान की वजारत खारजा ने यह भी कह दिया है कि इतनी जल्दी नहीं है हमें। उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है जिस पे जाके हम अमेरिका के साथ मुज़ाकरात करें। और रीजन वो ये बताते हैं कि एक तो जो नाकाबंदी की गई है पूरे खित्ते की आबना हुर्मुज़ की चारों तरफ से अमेरिका की जानिब से, वो कहते हैं वो काबिल कबूल नहीं है। ये जो नेवल एक ब्लॉकेज डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया है उसके ऊपर ईरान मजम्मत कर रहा है। वो कह रहे जी इसकी मौजूदगी में ये जंगबंदी की खिलाफ वर्जी है, हम मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ा सकते। और ये बात फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप से बात करते हुए बता भी दी है। और डोनाल्ड ट्रंप को ये मशवरा भी दिया गया। दो मशवरे पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को दिए। एक मशवरा ये दिया है कि ईरान मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं आएगा अगर आप ब्लॉकेज जारी रखेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप को मशवरा दिया है कि आप ब्लॉकेज खत्म करें। दूसरा मशवरा डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान ने यह दिया है कि आप अवामी सतह के ऊपर जो सख्त बयानात देते हैं ईरान के बारे में, वो बयानात भी आप ना दें, क्योंकि ईरान जंग नहीं हारता तो जंग का तासुर भी नहीं हारना चाहता। ये भी ईरान के लिए एक बड़ा इशू है। और अमेरिका के लिए इशू ये बन गया है कि दुनिया की वो जगह जहां पे वो पहले बहुत मजबूत था, उससे बहुत फायदा होता था, वो भी उसके हाथ से निकल रही है। मिसाल के तौर पे पॉलिटिको की एक रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट में बताती है कि बहरीन में, इंडोनेशिया में और अजरबैजान में अमरीकी मफादात का नुकसान हुआ। बहरीन में अवामी राय बहुत तेजी से तब्दील हुई है और वो ईरान की तरफ झुकाव उसका बढ़ रहा है। इसी तरह जो है इंडोनेशिया में ईरान की हमायत बढ़ी है, अमेरिका की मुखालफत बढ़ी है। अब इंडोनेशिया इससे पहले बोर्ड ऑफ पीस के जेर इंतजाम चलने के लिए वो एक फौज भी दे रहा था, जिसे स्टेबलाइजेशन फोर्स कहते हैं, कि हम एक फोर्स देंगे, फौजी भिजवाएंगे। अब वहां पे वो दबाव है, वो भी मामला खराब हो गया। तीसरा जो अजरबैजान है वो ईरान की ड्रोन सलाहियत और जो मजहबी असरात हैं, क्योंकि अजरबैजान मुसलमान मुल्क है और वहां पे ज्यादा तादाद में अहले तशी रहते हैं, तो उसकी वजह से भी एक नुकसान अमेरिका को हुआ। लेकिन मैं एक चीज आपको बताऊं कि इसराइल अपने तेल की ज्यादातर जरूरत अजरबैजानी तेल से पूरी करता है, ये शायद आपको नहीं पता। और इसराइल को ये तेल फराहम करता है तुर्की। दो ममालिक से इसराइल को तेल जाता है जिससे इसराइल के मामला चलते हैं और इसराइल को बहुत फायदा होता है। तो इसराइल की एनर्जी की जरूरियात दो मुसलमान मुल्क पूरी करते हैं और तीसरा मुसलमान मुल्क तुर्की है जो इसराइल की तेल की जरूरियात पूरी करने के लिए मदद फराहम करता है। यानी चाहे वो बास्फोरस हो, चाहे वो तुर्की में से गुजरने वाली पाइपलाइन हो, कुछ भी हो, इसराइल की जो एनर्जी की जरूरियात हैं वो तुर्की के जरिए से पूरी होती है। तो तुर्की आप देखते हैं अक्सर वो ज़बानी जमा खर्च चलता रहता है, इसराइल तुर्की के खिलाफ, तुर्की इसराइल के खिलाफ, लेकिन ये आपस में जंग नहीं करते। तुर्की की क़यादत इसराइल के खिलाफ सख्त तरीन बयानात देके अपनी आवाम के अंदर मकबूल होती है। इसी तरह जो इसराइली क़यादत है वो तुर्की के खिलाफ सख्त तरीन बयानात देकर अपनी आवाम में मकबूल होते हैं। और दोनों आपस में लड़ते नहीं है बल्कि एक दूसरे का मफाद भी देखते हैं। आप देखें ना कैसे वो जो पाइपलाइन है वो वहां से गुजरती है और तुर्की में से सारा तेल जाता है, गैस जाती है, जो इसराइल को चाहिए वो तुर्की में से गुजर कर मिलता है। एक फैक्ट था, मैंने कहा मैं आपके सामने रखता हूँ। इसी तरह जो है वो एक और स्टेटमेंट भी है और वो कालीबाफ का है। वो कहते हैं जी आप ये इस तरह नहीं होता कि आप जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां करें और धमकियों के साए के अंदर मुज़ाकरात करें, तो हम धमकियों के साए में मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ये अब ईरान का जवाब है। देखिए इसमें एक चीज जो मुझे लगती है ना, ईरानी इस दफा बड़े सीरियस है और उन्हें लगता है कि अगर वो पाकिस्तान चाहते हैं तो उन पे कोई हमला ना हो जाए। लास्ट टाइम के हवाले से भी ये बताया गया कि उन्होंने अपने बहुत सारे प्लान तब्दील किए थे। जब वो वापस गए तो वो अलग एयरपोर्ट पे उतरे और वहां से उन्होंने अलग तरीके से सफर किया। तो ईरानी ये खदशा उनको है कि हमारी क़यादत को निशाना बनाया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले ईरानी क़यादत को बार बार निशाना बनाया गया। अमेरिकन को भी ये खदशा रहता है, लेकिन खित्ते में अमरीकी हथियार इतनी बड़ी मिकदार में मौजूद हैं कि उनका कंट्रोल खित्ते पे बेहतर है। लेकिन ईरान का कम से कम अपने मुल्क में और आबना हुर्मुज़ में तो अच्छा कंट्रोल है। और ये छेड़ बनी हुई है डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि आबना हुर्मुज़ को कैसे खुलवाना है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमरीकी मीडिया के भी बहुत सख्त खिलाफ हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं एक जंग जीत रहा हूं, बहुत बड़े फर्क से जीत रहा हूं, हालात बहुत अच्छे जा रहे हैं, हमारी फौज ने शानदार कारकर्दगी दिखाई है। लेकिन अगर आप जाली खबरों को पढ़ें जैसे कि द न्यूयॉर्क टाइम या बिल्कुल ही खराब और घटिया वॉल स्ट्रीट जर्नल या अब तकरीबन खत्म हो चुका वाशिंगटन पोस्ट, ये अमेरिका के 3 टॉप के इदारे हैं, तो कहते हैं फिर आपको लगेगा कि आप जंग हार रहे हैं। दुश्मन उलझन में है क्योंकि वो भी यही मीडिया रिपोर्ट्स देखते हैं, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि इनकी बहरिया मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है, उनकी फजाइया अंधेरे रनवेज पर चली गई है और उनके पास कोई
एंटी मिसाइल या एंटी एयरक्राफ्ट निजाम नहीं बचा। उनके साबका रहनुमा ज्यादातर खत्म हो चुके हैं और शायद सबसे अहम बात यह है कि नाकाबंदी, जिसे हमने इस वक्त तक खत्म नहीं करेंगे जब तक कोई डील नहीं हो जाती, ईरान को बुरी तरह तबाह कर रही है। अब यह अमेरिका के टॉप मीडिया को बुरा भला कहते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर कहा कि वो जब तक डील नहीं हो जाती तब तक नाकाबंदी खत्म नहीं करेगा और $500 मिलियन का वो रोजाना नुकसान भी उठा रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकन मीडिया पे बिल्कुल वैसे ही गुस्सा है जैसे पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तानी मीडिया पे गुस्सा आता है। लेकिन पाकिस्तान में तो मीडिया को एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल कर लेती है ताकत के बलबूते पे। अब अमेरिका में ऐसा होता नहीं है, वहां मीडिया आजाद है और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वहां की जो अदालतें हैं ना वो आजाद है। नाजरीन, अल अरेबिया ने खबर दी है और वो खबर यह है कि शहबाज शरीफ ने अमेरिका और ईरान से जंग बंदी में मजीद 2 हफ्ते की तौसी की दरखास्त की है। अब ये जो तौसी की दरखास्त है, पिछली मरतबा जब की तो इसमें ड्राफ्ट वाला रोला पड़ गया था कि वो ड्राफ्ट वाला लफ्ज जो आ गया था, मैंने आपको खबर दी थी, बड़ा लोगों ने रोला डाला, लेकिन उसके बाद बिल्कुल सारे चुप कर गए जब अमेरिकन अखबारात ने इसकी तस्दीक कर दी कि ये वॉशिंगटन से डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल के बाद शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया था और गलती से वो पहली लाइन में टाना भूल गए थे। जो उन्हें दिया गया उन्होंने वैसे ही कॉपी पेस्ट कर दिया। अब मुझे लगता है कि दोबारा पाकिस्तान से ये दरखास्त की गई है कि आप मजीद जंगबंदी में तौसी करवाएं। तो एक तरफ इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की तैयारी हतमी मरहले में है कि जनाब हमारी तरफ से पूरी तैयारी है, दूसरी तरफ से जो ईरान की शमूलियत है उस पर सवालात खड़े हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मुज़ाकरात एक मरतबा फिर हो जाएंगे। ईरानी मुज़ाकरात से नहीं भागेंगे, वो टेबल के ऊपर आने से नहीं घबराएंगे। वजह यह है कि उनकी मुज़ाकरात करने की सलाहियत भी दुनिया ने देखा कि बेहतरीन है। डोनाल्ड ट्रंप ने, जेडी वेंस ने खुद उनकी तारीफ की कि वो जबरदस्त लोग हैं, बड़े ज़हीन लोग हैं जिनके साथ हमारी बातचीत हुई है। और अब तो ईरान पूरी तैयारी के साथ आएगा। पहले लबनान में जंग का मामला था, वहां जंगबंदी नहीं हो रही थी और अब जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां हो रही है। गाजा में जंगबंदियां की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं और बार बार हो रही हैं। और दूसरा, अमेरिका ने खुद नाकाबंदी करके स्ट्रेट ऑफ होर्मज की एक जंगबंदी की बड़ी खिलाफ वर्जी कर दी है। पाकिस्तान ने, वे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बात भी हुई है और वो बात हुई डोनाल्ड ट्रंप से। तो पाकिस्तान ने अमेरिका को ये यकीन दिलाया है या ट्रंप को ये यकीन दिलाया है कि ईरान जरूर मुज़ाकरात में आएगा भी और ईरान कुछ चीजों में लचक भी दिखाएगा, लेकिन अमेरिका को भी कुछ चीजों में लचक दिखानी पड़ेगी। तो क्या ये लोग एक अच्छी डील बनाने में कामयाब हो जाएंगे? देखें, डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए फेस सेविंग। अमेरिका में उसको बहुत नुकसान हो रहा है। 63% लोग तो वैसे ही अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो गए हैं। जो बाकी बचे हैं वो ये कह रहे हैं कि ट्रंप को भी लड़ाई में जीतना पड़ेगा हर हाल में। और अगर डोनाल्ड ट्रंप लड़ाई से पीछे हट जाता है बगैर कोई फेस सेविंग लिए हुए, या कोई भी बड़ी वॉर ट्रॉफी उठाए डोनाल्ड ट्रंप पीछे हट जाता है, तो ऐसी सूरत में बाकी लोग भी डोनाल्ड ट्रंप के हाथ से निकल जाएंगे। तो ट्रंप अमेरिका में बहुत बुरी तरह गैर मकबूल हो जाएगा और उसके लिए जो मिड टर्म इलेक्शन है वो जीतना एक ख्वाब बन जाएगा। फिर अमेरिकी जंगी मशीनरी के ऊपर बड़े बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं और ये सवालात न्यूयॉर्क टाइम ने उठाए। उन्होंने बताया कि ये जो जंग हुई है इसने अमेरिका को कुछ सबक दिए हैं। खास तौर पे ये सबक दिए हैं कि अब बमबार तैयारे और तैयारा बरदार जो बहरी बेड़े अमेरिका के थे वो उतने बाअसर नहीं रहे जितने माजी में हुआ करते थे। ईरान से लड़ाई में अमेरिका को बहुत सबक मिला है कि अमेरिका के हथियार अब वो काबिलियत नहीं रखते। जदीद दौर में उन्हें लड़ने की स्ट्रेटेजी और हथियारों की हिकमत अमली को बदलना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि टैंक्स अब वो चीज नहीं रहे जो माजी में होते थे। एक ड्रोन के मुकाबले में 10 टैंक भी काम नहीं कर सकते। तो ईरान ने बड़ी जदीद लड़ाई लड़ी है कम वसाइल के साथ और अमेरिका के हथियार बहुत ज्यादा थे, बड़े ताकतवर थे, लेकिन जदीद लड़ाई में अमेरिका की हिकमत अमली ईरान से बेहतर नहीं थी। और ये बात तमाम अमेरिकी अखबारात और तमाम अमेरिकी मीडिया तस्लीम ना सिर्फ कर रहा है बल्कि वो उसको छाप रहे हैं। इसी बात पे डोनाल्ड ट्रंप बहुत गुस्से में भी है। ईरान ने कुछ अमेरिकी क्रूज मिसाइल सही सलामत हासिल कर लिए हैं, ये भी खबर आई है और ये इंटरनेशनल मीडिया पे आई है। देखिए, अमेरिका ने जब आप इतने सारे मिसाइल मारते हैं हजारों की तादाद में, तो कुछ ऐसे भी हैं जो आपके ब्लास्ट नहीं होते, जो मिसाइल फटते नहीं है। जैसे कि पाकिस्तान के साथ एक दफा हुआ कि टॉम हाक मिसाइल्स जो क्रूज मिसाइल्स हैं वो अमेरिका ने चलाए अफगानिस्तान में, उनमें कुछ जो है वो बलूचिस्तान में गिर गए, तो वो पाकिस्तानियों ने और चाइनीज ने काबू कर दिए। तो नवाज शरीफ ने पूरी दुनिया को ये बताया था बरतानिया में खड़े होकर कि हमने अमेरिकी हथियारों को काबू किया और फिर हमने उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग की और फिर हमने टॉम हाक मिसाइल की तर्ज के ऊपर अपने मिसाइल बना लिए। ये नवाज शरीफ ने, साबिक वजीर आजम ने पूरी दुनिया को बताया था लंदन में खड़े होकर। तो इसी तरह ईरान के पास भी अमेरिकी क्रूज मिसाइल सही सलामत हालत में मौजूद है इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक, और ईरानी मिसाइल प्रोग्राम की बेहतरी में अब वो उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी अमेरिका के लिए एक पंगा। तो ये लड़ाई बहुत सारे हवालों से अमेरिका के लिए मुश्किलात पैदा करेगी, इसराइल के लिए भी मुश्किलात पैदा करेगी, क्योंकि खित्ते में इसराइल ने रहना है और लड़ाई इसराइल की ईरान के साथ होनी है।
امریکہ تو اس لڑائی سے اب نکلے گا تو امریکہ سوچ سمجھ کے ہی دوبارہ آئے گا تو اس لڑائی میں آئے گا، ورنہ امریکہ کے لیے مشکل ہے. کیونکہ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یا ان کی مقبولیت جس طرح گری ہے یا اس جنگ میں امریکہ جس طرح ایکسپوز ہوا ہے، امریکہ کی چودراہٹ جیسے ضائع ہوئی ہے، ان ساری چیزوں کو لے کر کوئی بھی صدر اس چکر میں دوبارہ نہیں پڑے گا. ایک سینیٹر ہے امریکہ میں، انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی فیملی کی کرپشن پر اور اس جنگ کے دوران جس طرح وہ پیسہ بنا رہے ہیں اس کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے. سینیٹر جان اوسوف، انہوں نے ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر کے بارے میں بیان دیا. وہ $2 ارب کے لیے سعودی پے رول پر ہیں. یہ انہوں نے کہا کہ جیرڈ کشنر $2 ارب کے لیے سعودی پے رول پر ہے اور اب وہ بظاہر مشرق وسطیٰ میں امریکی سفارتکاری کی قیادت کر رہے ہیں، جبکہ بالکل اسی وقت وہ عرب دنیا کے شہزادوں اور شیخوں سے مزید اربوں ڈالر مانگ رہے ہیں. کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی عام امریکی سفیر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے اربوں ڈالر کا مطالبہ کرے؟ یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے نا. اور اس کھیل میں صرف جیرڈ کشنر ہی شامل نہیں ہے. ایرک جو ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بیٹا ہے اور ڈونلڈ جونیئر جو ڈونلڈ ٹرمپ کا دوسرا بیٹا ہے، ان کی جزوی ملکیت والی ایک کمپنی اس جنگ کے دوران خلیجی ریاستوں کو اپنے ڈرون انٹرسپٹرز یعنی ڈرون کو مار گرانے والا نظام فروخت کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اس سے پہلے ہم نے کبھی اتنی بڑی کرپشن کو چھپانے کی اتنی معمولی کوشش بھی نہیں دیکھی. یعنی اس کو کرپشن قرار دیا جا رہا ہے. امریکہ میں اب یہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی فیملی نے اس لڑائی سے بھی پیسہ بنایا ہے. کچھ اور چیزیں بھی امریکہ میں سامنے آئی کہ ایک سٹا ہوتا ہے، جیسے ہی لڑائی پھیلنے لگتی ہے تو ایک دم قیمتیں اوپر جاتی ہیں، اور جیسے ہی یہ سٹیٹمنٹ آتے ہیں کہ اب لڑائی جو ہے وہ رک جائے گی تو قیمتیں نیچے جاتی ہیں. ان قیمتوں کے اتار چڑھاؤ میں بھی اربوں ڈالر بنتے ہیں، اور اس کھیل کے اندر کچھ لوگ شامل ہیں جن کے اوپر تحقیقات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. شک اس بات پہ کیا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے ساتھیوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ والا سٹیٹمنٹ دیں گے تو پیٹرول کی قیمتیں اوپر چلی جائیں گی، اور یہ والا سٹیٹمنٹ دیں گے تو پیٹرول کی قیمتیں نیچے آ جائیں گی. تو عالمی سطح پہ ایک سٹا ہو رہا ہے اور اس سٹے کے ذریعے سے بھی پیسہ بنایا جا رہا ہے. ناظرین، اب ایک آخری خبر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ ہے جناب باجوڑ سے رکن صوبائی اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. انہوں نے بڑی الارمنگ قسم کی بات کی ہے. محمد فہیم صاحب ہمارے جرنلسٹ ہیں، انہوں نے اس کو رپورٹ کیا ہے. اور رکن اسمبلی ڈاکٹر حمید الرحمان، یہ پاکستان تحریک انصاف کے باجوڑ سے رکن ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہفتے والے دن ضلع باجوڑ کی تحصیل خار میں سیکورٹی فورسز سپانسر لوگوں نے دہشت گردوں کی موجودگی کی بنا پر ایک گاؤں پر چھاپا مارا اور وہاں پر چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا اور اس چھوٹے بچے کو اپنی ماں کی گود میں شہید کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ اس گاؤں کے جتنے گھر تھے ان سب میں جتنا کچھ موجود تھا اسے مال غنیمت کے نام پر لے گئے، جس میں سونا، نقدی اور کپڑے وغیرہ بھی شامل تھے. اس کی تمام تفصیلات بھی موجود ہیں. سید بادشاہ کے گھر سے 2 تولے سونا اور 72,000 روپے بھی لے گئے. فضل حیات کے گھر سے 1 لاکھ روپے ساتھ لے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ گھروں سے کپڑے بھی لے گئے. اس کے بعد اہداف بھی حاصل نہیں کیے گئے. وہاں لوگوں نے احتجاج کیا اور مطالبہ کیا کہ ان لوگوں کے خلاف انکوائری ہو، کیونکہ یہ ایک بار نہیں ہوا. روزانہ کی بنیاد پر ان علاقوں میں سیکورٹی فورسز کے ادارے اور اہلکار مختلف شکلوں میں اور مختلف کپڑوں میں چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے علاقے چھوٹے مامود میں مختلف علاقے ہیں جہاں روزانہ لاشیں اٹھانا معمول بن گیا ہے. اس پورے ایوان کو پتا ہے کہ جون 2025 میں باجوڑ میں آپریشن کیا گیا، علاقے کلیئر کیے گئے، لوگ بھی بے گھر ہوئے، خیموں میں جا کر رہے، لیکن اس کے باوجود کلیئر علاقوں میں دوبارہ آپریشن کر رہے ہیں اور تلاشی لے رہے ہیں اور مارٹر گولے فائر کر رہے ہیں. اس کا کیا مطلب ہوا؟ 1 سال میں ابھی تک وہ علاقہ کلیئر نہیں ہو سکا. یہ بڑا الارمنگ ہے کہ اگر سیکورٹی فورسز یہ چھاپے مارتی ہیں یا ایکٹیویٹیز کرتی ہیں اور اس کے اندر لوگوں کا سامان اٹھا کر لے جائے یا عام لوگوں کا قتل عام ہو یا بچے شہید ہو جائیں، یہ واقعات انتہائی افسوسناک ہیں. ان کی فوراً انکوائری ہونی چاہیے. اور یہ کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا، یہ رکن صوبائی اسمبلی ڈاکٹر حمید الرحمان کا سٹیٹمنٹ ہے. تو اس میں سیکورٹی فورسز کو فوری طور پہ تادیبی کارروائی کرنی چاہیے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے یہ حرکت کی ہے. ایک چیز ناظرین میں جاتے جاتے آپ کو بتاؤں، پاکستان میں نا ایک بڑا سخت مقابلہ شروع ہو گیا ہے. یہ بظاہر تو بہت سینئر لوگ ہیں پاکستان کی میڈیا میں حیران ہوتا ہوں کہ ان کو ہو کیا گیا. اچھے خاصے تھے، کبھی کبھی یہ کہتے تھے کہ یہ خلاف ہے اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت پر، لیکن عاصم منیر صاحب کے جوتے پالش کرنے میں ان صحافیوں نے کمال کر دیا. ایسا سخت مقابلہ چل رہا ہے، میں کیا ان کے نام لوں، اتنے سینئر لوگ ہیں. کچھ کے چہروں پہ داڑیاں ہیں، کچھ کے بال سفید ہیں، کچھ نے دہائیاں گزار دی میڈیا میں. مجھے تو اب شرم آتی ہے کہ یہ ہمارے میڈیا کے اندر ہمارے سینئر اس طرح کے لوگ نکلے. کوئی ایک جوتا پالش کر رہا ہے، کوئی دوسرا جوتا پالش کر رہا ہے، کسی نے تسمے منہ میں دبائے ہوئے ہیں. دیکھیں، بطور ادارہ فوج کو تحفظ اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو فوج ہمارے ٹیکس سے چلتی ہے، وہ آپ کریں گے تو کوئی بری بات نہیں ہے.
یعنی میرا بھی یہ ماننا ہے کہ فوج کو نقصان نہیں ہونا چاہیے اور فوج کے خلاف کوئی پروپیگنڈا نہیں ہونا چاہیے، میرا یہ ماننا ہے. لیکن اس کا آغاز کون کرتا ہے؟ اس کا آغاز وہ قیادت کرتی ہے، فوجی قیادت، جو فوج کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرتی ہے. جب آپ گن ڈالیں گے، غیر قانونی غیر آئینی حرکتیں کریں گے، جب آپ ملک کو تباہ کریں گے اور فوج کے پیچھے جا کر چھپ جائیں گے، تو آپ کو جب لوگ جوابی حملہ کریں گے تو آپ تو فوج کے پیچھے جا کر چھپے ہیں نا، پھر فوج کا نقصان ہوتا ہے. تو دونوں طرف سے یہ ہونا چاہیے، ایک طرف سے نہیں ہوتا. اب فوج کی اگر کوئی تعریف کرتا ہے یا فوج کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، میرے خیال میں جرنلزم میں وہ اتنا کوئی برا نہیں مانا جائے گا. لیکن جرنیلوں کے جوتے پالش کرنے میں تو کمال کر دیا ہمارے ان صحافیوں نے، میں حیران ہو گیا ہوں. اور یہ بات جرنیلوں کو بھی سوچنی چاہیے، یعنی عاصم منیر صاحب کو سوچنا چاہیے کہ ان کے اقدامات کا بوجھ جا کر فوج بطور ادارہ فوج پہ پڑتا ہے. جب وہ کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں جو آئین اور قانون کے خلاف ہے یا اخلاقیات کے خلاف ہے، جبری طور پہ لاپتہ کیا جائے، سیاست میں مداخلت کی جائے، ایکسٹینشن، استثناء، ظلم، بربریت، جبر، جب یہ چیزیں کی جائیں تو پھر بطور ادارہ فوج بدنام ہوتی ہے. یہ عام پاکستانی سے زیادہ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو فوج کے بینیفیشری ہیں، جنہیں فوج نے اتنی عزت دی ہے، اتنا مقام دیا ہے. انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ جس ادارے نے انہیں اتنی عزت اور مقام دیا ہے وہ اس ادارے کے لیے کتنی عزت کما رہے ہیں یا ادارے کی بدنامی کا باعث کیوں بن رہے ہیں. یہ تو انہیں بھی سوچنا چاہیے. لیکن میں ان کا اب کیا کہوں، یہ تو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے اور کئی دہائیوں سے بگڑا ہوا ہے. جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے صحافیوں نے بے شرمی کا کمبل اوڑا ہوا ہے اور دڑا دڑ جوتے پالش کر رہے ہیں، مقابلہ چل رہا ہے ان کے اندر. فی الحال آخری اطلاعات آنے تک ہمارے ایک کالم نگار صحافی وہ آگے جا رہے تھے اور باقی ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے. تکلیف نے اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.